हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताऊंगा सीआरपीसी की धारा 125 की एप्लीकेशन कैसे न्यायालय में के लिए लिखी जाए। इससे पहले बताऊंगा सीआरपीसी की धारा 125 के बारे में। सीआरपीसी की धारा 125 क्या है, चलिए शुरू करते हैं। सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए प्रावधान किया गया है। पत्नी अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का, जो विवाहित हो या ना हो या जिसने वैधता प्राप्त कर ली हो, अपने भरण पोषण करने में असमर्थ हो। माता पिता का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण करने में उपेक्षा की जाती है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को ये निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी, संतान या माता पिता को भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे मासिक भत्ता और भत्ते के संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसे मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। अब दोस्तों इसके बाद बताऊंगा 125 सीआरपीसी की जो ड्राफ्टिंग होती है उसके बारे में। तो दोस्तों मेरे पास जैसा ये मुकदमा है, तो इसमें है दहेज के लिए। तो पहले इसमें लिखना है, अगर दोस्तों इसमें आप फेरबदल कर सकते हैं, बहुत फेरबदल होता है जैसे अपने मुकदमे के आधार पर। पहले लिखना आपको न्यायालय श्रीमान, प्रमुख न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जनपद, फिर उसके बाद मुकदमा नंबर और सन, ये बाद में मिलता है आपको। इसके बाद लिखना जो वादनी या श्रीमती उनका नाम और उम्र और पत्नी श्री, और इसके बाद लिखना है पुत्री श्री जिनकी पुत्री है, निवासी लिखना है और पता पूरा लिखना है। इसमें लिखना मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको प्रार्थनी लिखना है डैश डैश करके। उसके बाद लिखना है बीच में बनाम, तो उनका नाम लिखना है, यहाँ पे उम्र लिखनी है उनकी, और पुत्र उनके पिता का नाम लिखना है, निवासी कहाँ के ये लिखना है। इसके बाद लिखना है विपक्षी स्लैश करते प्रतिवादी। इसके बाद मिडिल में लिखना है आपको प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 125 सीआरपीसी। इसमें लिखना है श्रीमान जी, प्रार्थनी निम्नलिखित निवेदनशील है। नंबर 1 करके ये कि प्रार्थनी का विवाह प्रतिवादी के साथ दिनांक ये इस तारीख को हुआ था, वो हिंदू ऋतु रिवाज के अनुसार दिनांक में दान दहेज के साथ संपन्न हुआ था। दूसरा नंबर है ये कि प्रार्थनी की पिता ने मुबलिक इतना रुपया नगद जेवर विवाह कराने में खर्च किए थे। तीसरा नंबर है ये कि प्रार्थनी विदा होकर ससुराल में रही और पति धर्म का पालन करती रही। प्रार्थनी के पति, इसके बाद ये जो पति जो काम करते हैं वो लिखना है, कार्य इस स्थान में करते हैं और प्रार्थनी स्थान में 6 माह अपने पति के साथ जीवन संगनी के रूप में रही। इसके बाद है चौथा नंबर, प्रार्थनी ने दिनांक को एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ये डैश डैश रखा गया। पाँचवें नंबर है प्रार्थनी के जन्म में इतने हजार या जितने अमाउंट लगा हो अस्पताल में खर्च हुआ तथा जिसका भुगतान प्रार्थनी के पिता ने किया। उसके बाद 6 नंबर है ये कि प्रार्थनी के पति का दिनांक डैश को छोड़ गया, तब से विदा कराने नहीं आया है और ना ही एक पैसा जीवन यापन हेतु दिया है। 7वां नंबर है यह कि वर्तमान समय में प्रार्थनी अपने पुत्र के साथ मायके में रहकर जीवन यापन कर रही है, जबकि प्रार्थनी का पति जो कार्य करता है वो लिखने, और कितनी कमाई अर्जित करता है यहाँ लिख दें, अर्जित करता है। उसके बाद 8वां नंबर है ये कि प्रार्थनी को वह प्रार्थनी के विपक्षी से गुजारा भत्ता हेतु जितने रुपए चाहिए आपको तो यहाँ लिखना है स्वयं के लिए, तथा इतने रुपए पुत्र नाम डैश बदे के भरण पोषण हेतु कुल इतनी धनराशि मासिक दिलाए जावे। उसके बाद लिखना है 9वां नंबर ये कि प्रार्थना पर प्रस्तुत करने का कारण दिनांक से दिनांक डैश आज दिन तक निरंतर उत्पन्न होता रहा है। 2वां नंबर ये कि प्रार्थना का विवाह डैश नगर में संपन्न हुआ है, इस कारण माननीय न्यायालय को मुकदमा सुनने व निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। 11 नंबर है ये कि निर्धारित न्याय शुल्क डैश अदा किया जा चुका है या किया जाता है। इसके बाद लिखना है उपशमन, ये कि प्रार्थनी निम्नलिखित उपशमन की याचना करती है। आ नंबर है ये कि प्रार्थनी को गुजारा भत्ता अपने स्वयं पुत्र के जीवन निर्वाह करने हेतु मुकदमा
डैश प्रतिमाह प्रतिवादी या विपक्षी से दिलाया जावे। ब नंबर ये कि खर्चा मुकदमा प्रतिवादी विपक्षी से दिलाया जावे। स नंबर है ये कि अन्य कोई उपसमन जो न्यायालय उचित समझे प्रतिवादी विपक्षी से दिलाया जावे। यहाँ पे सत्यापन लिखवाना है, उसके बाद तस्दीक लिखना है। प्रार्थनी यहाँ लिखना है, उसके बाद तस्दीक के बाद यहाँ सबसे नीचे प्रार्थनी। दोस्तों इसके बाद एक बनेगा आपका शपथ पत्र बनेगा, तो वो बनेगा, उसमें लिखना है न्यायालय श्रीमान प्रमुख पारिवारिक न्यायालय। यहाँ पे जिला मुकदमा नंबर छोड़ देना है आपको, ये बाद में मिलेगा, सन ये भी छोड़ देना। और वादी बनाम विपक्षी, तो यहाँ पे नाम भरना है। इसके पास शपथ पर मिल जानिब, यहाँ पे वादी का नाम, वादिनी जो है उम्र और पुत्री है उनका नाम, यहाँ पे लिखना है आपको शपथ करती। इसके बाद लिखना है मैं शपथ करती उपरोक्त शपथ निम्नलिखित बयान करती हूँ कि यह कि शपथ करती उपरोक्त पते की निवासी है तथा हालात तथ्यों से बखूबी जानकारी रखती है। नंबर 2 ये कि प्रार्थना पत्र की धारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब मेरे निजी जानकारी में व प्राप्त मशविरे के आधार पर सच व सही है। नंबर 3 ये कि शपथकर्ती द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 125 CRPC में वर्णित तथ्यों की पुनः पुष्टि करती है। यहाँ पे लिखना है शपथकर्ती, और उसका सत्यापन कैसे लिखा जाएगा, तो पिछला वाला भी सत्यापन ऐसे लिखा जाए, मैं प्रार्थनी सत्यापित करती हूँ कि वाद पत्र की धारा 1 से 3, जैसे यहाँ पे 1 से 3 है तो यहाँ से 1 से 3, वहाँ 1 से 11 है तो वहाँ 1 से 11 से 1 से 3 सब मेरे निजी जानकारी में सत्य व सही है, इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है, भगवान मेरी मदद करे। इसके बाद लिखना है शपथ करती। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके दोस्त हों जो विधि के छात्र हों वो एक दूसरे को शेयर करें, जिससे उन्हें ड्राफ्टिंग करने में आसानी हो। धन्यवाद।